एक काली बहू की चार गोरी सौतन। कावेरी बार बार फोन उठाती है और अपने पति सुजीत को कॉल करती रहती है। आखिर ऐसी क्या बात है जो सुजीत जी आज मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। बहू, तू तो बहुत ही ज्यादा शक करती है मेरे बेटे पर। अरे इतना शक मत कर, नहीं तो मेरा बेटा तेरे लिए सच में कोई सौतन ले आएगा। अरे माँ जी, शुभ शुभ बोलिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा दिन देखने से पहले मैं मर ही जाऊं। तभी कावेरी के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। रुकिए माँ जी, मैं जरा देख आऊं, आखिर दरवाजे पर कौन खड़ा है। जैसे ही कावेरी दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने उसका पति खड़ा होता है, लेकिन उसके पति के साथ चार सुंदर और गोरी लड़कियां खड़ी होती हैं। सुजीत नशे की हालत में होता है, जिसे देखकर कावेरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुजीत जी, आपने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? और ये चारों लड़कियां कौन है? अरे तुम्हें नहीं पता, ये चारों तुम्हारी सौतन है। सौतन, इसका नाम रीटा, इसका नाम मोहिनी, इसका नाम गुंजन, और ये मेरी सबसे प्यारी सुप्रिया है। ओहो डार्लिंग, तुमने अपने घर में इस अमावस्या के चांद को क्यों रखा है? इसे मेरे सामने से हटाओ। हाँ सुजीत, मुझे भी इसका चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे तो लगा तुम्हारी बीवी है तो सुंदर होगी, लेकिन ये तो काले रंगत की है। तुम लोग इसके ऊपर ध्यान मत दो, तुम बस मेरे ऊपर ध्यान दो। तुम्हारे ऊपर ध्यान देने के लिए तो हमें एक कमरा चाहिए होगा। वैसे काली सौतन हमारे पति का कमरा कहाँ है? जरा तुम हमें लेकर चलोगी? तभी वहाँ अनुराधा आ जाती है। ये सब क्या चल रहा है सुजीत बेटा? ये चारों लड़कियाँ कौन हैं? ओहो, पधारो माँ, आपका स्वागत है। आप ही ने तो मुझे इस काले बैल से बांधा था। मैंने आपको कहा था मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आपने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। सुजीत, तुझे ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? माँ, आप ही ने तो सिखाया था, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो मैं अपने करम कैसे फुटवा सकता हूँ, इसलिए मैं बेशरम बन गया। और अब देखो, मेरे पास चार चार पत्नियां हैं, और वो भी एकदम गोरी चिट्टी। ऐसा कहकर सुजीत उन चारों को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद कावेरी अपनी सास के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर ये सब क्या चल रहा है माँ जी? आप तो मुझे ये कहकर इस घर में लाई थी कि आपका बेटा बहुत सीधा है, लेकिन आपके बेटे ने तो मेरे सामने एक नहीं बल्कि चार सौतन लाकर खड़ी कर दी। बहू, तू चिंता मत कर, मेरा बेटा नादान है, वक्त रहते समझ जाएगा। कावेरी को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वह रोते हुए रसोई में नाश्ता बनाने चली जाती है, लेकिन सुजीत वहाँ गुंजन के साथ होता है। अरे जाने मन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। तुम जो भी बनाओगी मैं खा लूंगा, और अगर तुम जहर भी पिलाओगी तो मैं पी लूंगा। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको जहर नहीं शरबत पिलाऊंगी, ये लो पी लो। गुंजन और सुजीत का रोमांस देखकर कावेरी को और गुस्सा आता है। वो वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसे सुजीत बाथरूम में सुप्रिया के साथ नहाता हुआ नजर आता है। अरे ये क्या? अभी तो सुजीत जी रसोई में थे, लेकिन अचानक से बाथरूम में कहाँ से आ गए? कावेरी अपनी सौतन के साथ अपने पति को रोमांस करते हुए देख बहुत उदास हो जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से भी चली जाती है। एक काम करती हूँ, अपना दिल बहलाने के लिए इन कपड़ों को छत पर सुखा आती हूँ। कावेरी कपड़ों की बाल्टी लेकर छत पर पहुँच जाती है, जहाँ सुजीत मोहिनी के साथ कपड़े धुलवा रहा होता है। हे भगवान, इन्होंने तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी। जब मैं घर में रहती थी तो एक ग्लास उठाकर रसोई में भी नहीं रखा होगा, और आज देखो मेरी सौतन के साथ मिलकर कपड़े भी धुलवा रहे हैं। कावेरी वहां से भी चली जाती है, जिसके बाद वह रोते रोते अपनी सास अनुराधा के कमरे में जाने वाली होती है, लेकिन उसे अनुराधा के कमरे के बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। अरे ये क्या? यहाँ हंसने की आवाज किसकी आ रही है? कावेरी दरवाजे से झांक कर देखती है तो अंदर सुजीत मोहिनी के साथ अपनी माँ के पास बैठा होता है, और अनुराधा उनसे बातें करते करते हंसने लगती है।
अरे वाह बहू, तू तो बहुत ही मजाक किया है। और ये पकोड़े तूने बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। रंग रूप के चलते भगवान ने तुझे संस्कार भी बहुत अच्छे दिए हैं। अरे माँ जी, इसका क्रेडिट तो आपके बेटी को जाता है। बहुत ही सोच समझ कर और ढूंढ कर इन्होंने मुझे चुना है। सुजीत बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा था। मैं तो तेरे जैसी पसंद लेकर ही नहीं आई। तेरे साथ तो मोहिनी की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अनुराधा पकौड़े खाती जाती है और मोहिनी की तारीफ पर तारीफ करती जाती है। ये सब कावेरी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है, जिसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है और खुद से कहती है, हे भगवान, क्या क्या नहीं किया मैंने अपनी सास के लिए। रात भर मैंने उनके पैर दबाए। जब जब बीमार हुई तो पूरी पूरी रात जागकर उनकी देखभाल की, और तो और अपने पति की पूरी सेवा की। और उसके बाद मुझे मिला क्या? तोहफे में 4 सौतन मिली। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती तो सही था। कावेरी बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद वह अपना सारा सामान उठाकर गेस्ट रूम में रख लेती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। रात के समय कावेरी को कुछ अजीब अजीब आवाज आने लगती है। अरे, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? जरा देखूं तो सही। कावेरी ऐसा सोचते हुए अपने पति सुजीत के कमरे तक पहुंच जाती है, जहां वह थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगती है, जिसके बाद अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोहिनी सुजीत का सर सहला रही होती है तो गुंजन उसके माथे को चूम रही होती है। वहीं दूसरी तरफ रीटा और सुप्रिया सुजीत की बाहों में होती हैं। ये सब देखकर कावेरी एकदम से दरवाजा खोलती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, ये सब क्या चल रहा है? अरे कितने बेशरम हो तुम! अपनी पत्नी के होते हुए 4 लड़कियों से चिपके हुए हो। तुमने तो शर्म का आंचल उतारकर फेंक दिया है। यह मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी जीऊं, लेकिन तुम जैसी काली कलोटी पत्नी के साथ तो मैं अपनी जिंदगी कभी नहीं बिताऊंगा। अगर काला होना इतना बड़ा गुनाह है तो आज मैं इस परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ऐसा सोचकर रोते रोते कावेरी अपने कमरे में चली जाती है और वहां पंखे से एक दुपट्टा बांध लेती है, जिसके बाद वह खुदकुशी करने वाली होती है। लेकिन तभी वहां सुजीत आता है और कावेरी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद कावेरी की नींद खुल जाती है और उसका सपना टूट जाता है। मरने दो मुझे, मरने दो। अरे 4 सौतन के होने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। अरे कावेरी, नींद से जागो। जो तुम सपना देख रही थी वो अब टूट चुका है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सौतन लाने का कभी सोच भी नहीं सकता। कावेरी जब अपनी आंखें मसलती है तो उसे अपने सामने उसका पति दिखाई देता है, जिसके चलते उसे समझ आता है कि वह सपने में थी। वह तुरंत अपने पति को गले से लगा लेती है और कहती है, सुजीत जी, मुझे छोड़कर कभी मत जाना और ना ही मेरे लिए कोई सौतन लेकर आना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुम्हारी सौतन लाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर सुजीत कावेरी को शांत कर लेता है। उस दिन के बाद से कावेरी अपने पति सुजीत के ऊपर शक करना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है और उसके साथ खुशी खुशी रहती है। गरीब कचरे वाली का ठंड में बिस्तर। रात का समय होता है। देवानंद खाना खाने के बाद अपनी पत्नी अनुपमा से कहता है, अरे अनुपमा, अरे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि रोज रोज यहाँ से वहाँ काम ढूंढने जाता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको जो है काम नहीं मिल रहा। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन आज भी मकान वाला किराया लेने के लिए आया था और वो मुझे धमकी देकर गया है। धमकी? कैसी धमकी? 3 महीने से हमने उसके मकान का किराया नहीं दिया है और अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। उसने कहा है कि कल तक उसे किराया चाहिए, नहीं तो वो हमें इस घर से धक्के मार कर निकाल देगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देखो अनुपमा, अब मैं जो है ये तो नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे साथ यहाँ वहाँ भटक लो, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। कल वो मकान हमसे खाली करवा लेगा और हमारी खूब बदनामी भी करेगा। इससे अच्छा है कि हम इस गांव को छोड़कर ही चले जाएं, ठीक है? और वो भी रातों रात। लेकिन राजू और राधा तो सो गए हैं, अब हम क्या करें? जरूरत का सामान बांध लो और राधा को जो है मैं उठा लेता हूँ और राजू को तुम उठा लो। देवानंद की बात मानकर अनुपमा घर में से जरूरत का सामान बांध लेती है, जिसके बाद वो दोनों घर खाली करके रातों रात वहां से निकल जाते हैं। वो जंगल में चलते जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते अचानक से आंधी तूफान चलने लगते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है।
माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी सी समस्या आ गई थी बेटा, अब हम दूसरे गांव जा रहे हैं। तभी राधा भी नींद से जग जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, इतनी रात के समय हम लोग जंगल में क्या कर रहे हैं? हमारे पास और कोनो चारा नहीं था। हम लोग जो है घर छोड़कर जा रहे हैं। अब हम सभी दूसरे गांव में आराम से रहेंगे, जहां से हमें कौनो नहीं निकाल पाएगा। ठीक है। आधी रात के समय वो सभी बारिश में भीगते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे गांव में उन्हें रहने का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिलता। हम इस गांव में पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ तो रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। और फिर हम अनजान लोगों को कोई किराए पर मकान भी कैसे देगा? माँ, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है। अजी, हम अपना पूरा घर बार छोड़कर चले आए हैं। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो कोई बिस्तर भी नहीं है। तभी देवानंद को एक बहुत बड़ा पाइप नजर आता है, लेकिन उसके बराबर में एक कूड़े का खत्ता भी होता है। अरे भाग्यवान, तुम काहे चिंता करती हो? चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। देखो, मुझे रहने का ठिकाना मिल गया है। देवानंद अपने बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर उस बड़े से पाइप के अंदर आ जाता है। आज यही हमारा ठिकाना है। चलो यहाँ पर बिस्तर लगा लेते हैं। देवानंद के पास बिस्तर ही नहीं होते हैं। वो वहां पड़े कूड़े कचरे में से कुछ कपड़े उठा लेता है और उन्हीं से बिस्तर बना लेता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ वहां सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अनुपमा देवानंद से कहती है, अजी, कल रात तो हमने किसी तरह यहाँ पर गुजारा कर लिया, लेकिन अब हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवानंद काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसे पूरे दिन में यहाँ से वहां भटकने के बाद भी कोई काम नहीं मिलता, जिसके चलते शाम तक वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई है, हमरा को कोनो काम नहीं मिला है। अब जो है मैं यहाँ क्या करूँ? घर पर मेरे बच्चे और पत्नी भी भूखे होंगे। देवानंद फिर से कचरे के पास वाले पाइप के पास आ जाता है, जहाँ उसके दोनों बच्चे और उसकी पत्नी उसके आने का इंतजार कर रहे थे। पिताजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आप हमारे खाने के लिए कुछ भी लेकर नहीं आए? हाँ पिताजी, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत जोरों से भूख लगी है। वो अपने बच्चों और अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह पाता। तभी वहाँ कुछ आदमी और औरत कचरा फेंकने आते हैं, जो आपस में बात करने लगते हैं। अरे भैया, ये आदमी कौन है जो कचरे के पास अपने परिवार के साथ ठहरा हुआ है? मुझे तो लगता है कोई दूसरे गांव से आया है। क्या हमें इसके पास जाकर इसकी परेशानी पूछनी चाहिए? अरे नहीं, रुको। पता नहीं कैसे लोग हैं, खतरनाक है या फिर नहीं। अगर कुछ कर दिया तो इन्होंने हम लोगों के साथ, तो फिर क्या करोगे? सावित्री के ये कहने के बाद राकेश और भूपेंद्र वहीं एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। उनके जाने के बाद देवानंद चुपचाप से उस कूड़े में से खाना ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाती है। अजी, आप ये क्या कर रहे हो? कचरे में से बच्चों को खाना खिलाओगे क्या? तो अब हम क्या करूं? कहीं हमरा को काम नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे भूखे हैं, उन्हें खाना तो खिलाना ही ना होगा। आप बिल्कुल सही कहते हो। मुझे माफ करना, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अनुपमा भी कचरे में से खाना ढूंढकर इकट्ठा कर लेती है, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को खाना खिला देती है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के बच्चों को भी बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, जिसके चलते वो कचरे के अंदर से ही बिस्तर ढूंढ लेते हैं। लगता है आज की रात शायद थोड़ी आराम से गुजार पाए, क्योंकि हमें इस कूड़े कचरे के ढेर के अंदर से कई सारे छोटे मोटे कपड़े मिल गए हैं। ऐसा कहकर अनुपमा अपने परिवार के साथ सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सावित्री ये सब देखने के बाद भूपेंद्र और राकेश से कहती है, मैं इन लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही थी। चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सावित्री उनके साथ वहां से चली जाती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है और अगले दिन सवेरा हो जाता है। सवेरा होते ही सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर उस बड़े से पाइप के पास आ जाते हैं। जैसे ही राधा की नींद खुलती है, वो अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर हैरान रह जाती है। माँ, पिताजी, उठो, देखो कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं। जैसे ही अनुपमा और देवानंद नींद से जागते हैं, वो भी गांव वालों को अपने आसपास देखकर हैरान रह जाते हैं। हम माफी मांगते हैं, हम अचानक से बिना बताए इस गांव में आ गए हैं। दरअसल हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें आन पड़ी थी कि हमें यहाँ आना ही पड़ा। हमें माफ कर दीजिए, हम बिना बताए इस बड़े से पाइप में रहने लगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। देवानंद और अनुपमा की बातें सुनने के बाद गांव के सभी लोग उनसे कहते हैं, ऐ देखो, तुमको डरने की जरूरत नहीं है।
दरअसल हम जो है यहाँ तुम्हारा मदद करने के लिए आया है। ये लो, हम कुछ बिस्तर लेकर आए हैं। ये बिस्तर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। ए मोटा भाई, और मैं खाना लेकर आया हूँ ने, अपने बच्चों को खिला देना ये खाना। देखते देखते गांव के सभी लोग अनुपमा और उसके परिवार को एक के बाद एक जरूरत का सामान देने लगते हैं। ये सब देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं और सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी को यहाँ पर इस प्रकार देखने के बाद हम बहुत डर गए थे, लेकिन आप लोगों ने अपनी इंसानियत दिखाकर ये साबित कर दिया कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत कायम है। तभी उनमें से एक आदमी आता है और उनसे कहता है, मैंने अभी अभी एक कंपनी शुरू की है जी, मुझे इसके लिए वर्कर्स की जरूरत है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम पे रख सकता हूँ जी। देवानंद बहुत ही खुश होता है और उनके पैर पकड़ने लगता है। तभी मनोज कहता है, अरे नहीं नहीं जी, आपको ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं जी। देवानंद और उसका परिवार लोगों की इंसानियत देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद लोगों के दिए हुए बिस्तर को दोनों पति पत्नी उसी पाइप के अंदर लगा लेते हैं और उस पाइप को अपना घर समझकर वहां रहने लगते हैं। देवानंद अब दूसरे गांव में एक नौकरी करके अपने घर का गुजारा करने लगता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। गरीब के घर अमीर का रिश्ता। कुसुम बहुत ही गरीब थी, जिसने अपने पति के जाने के बाद बड़ी मुश्किलों से अपने दोनों बच्चे रितिका और शिवम को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो सिलाई का काम करती थी। उसके दोनों बच्चे 18 वर्ष से ऊपर थे। वहीं एक दिन कुसुम कहती है, रितिका, अब तू बड़ी हो गई है, इसलिए मैं सोच रही हूँ तेरी शादी करा दूं। कल से तेरे लिए रिश्ता देखने लगूंगी। माँ, आपको छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। कैसे रहोगी? भूल मत, तू मेरी कोई इकलौती औलाद नहीं है, तेरा भाई भी है, वो मेरा ख्याल रख लेगा। मेलोड्रामा कहीं की, मुझे छोड़कर तो तुझे एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना ही होगा। हाँ माँ, पर आप मेरी शादी कैसे करोगी? हम तो इतने गरीब हैं कि सही से शादी भी ना हो पाए या अच्छे लड़के ना मिले। गरीबी में शादी करने से अच्छा ससुराल नहीं मिलता। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी माँ हर चीज जांच परख कर ही तुझे अच्छे ससुराल भेजेगी, और जो मैंने गरीबी के दिन काटे हैं वह तुझे नहीं सहने दूंगी। माँ, मैं हूं ना दीदी की शादी के लिए, मैं पैसे जोड़ूंगा। और मैं तो हूँ ही, ज्यादा काम कर लूंगी सिलाई का। आप दोनों मेरे लिए इतनी मेहनत करोगे और मैं यूं ही बैठी रहूंगी? मैं भी जब तक कुछ काम कर लूंगी जिससे आपको मेरी शादी करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन रिश्ता पक्का होने के बाद तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है माँ। अगले दिन ही कुसुम अपने पड़ोसन पूजा से अपनी बेटी के रिश्ते की बात करती है, जहां वो उसे एक रिश्ता बताती है। अगले हफ्ते ही रमन नाम का एक सुंदर लड़का उसकी माँ के साथ कुसुम के घर आता है, जहां वो सारी बातें कर लेते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है तो रमन की माँ दिशा कहती है, अजी देखिए, हमारा बेटा कितना होनहार है, एमए किया है इसने। अब इतना खर्चा किया है तो यूं ही तो शादी कर नहीं देंगे इसकी। तो बस दहेज में 4 लाख रुपए देना और एक सोने की अंगूठी, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हाँ, मैंने इतनी मेहनत की है तो शादी में मुझे तो कुछ मिलना चाहिए ना। आपको शर्म नहीं आती दहेज मांगते हुए? आप जानती है ना, दहेज मांगना और देना दोनों ही गलत है आज के समय में। और दूसरी बात, आप अपने बेटे की शादी करा रही हैं या मेरे पास उसे बेचने आई हैं जो उसका मोल हमसे लेंगी? 100% सही कहा मेरी बेटी ने। बस इतनी कीमत थी आपके बेटे की, 4 लाख? हाय हाय दैया, लड़की और लड़की की माँ की जुबान देखो कितनी तेज चलती है। अरे ये तो आजकल का रीति रिवाज है, और ऐसे कैंची की तरह जुबान चलाने वाली बहू तो मुझे नहीं चाहिए। चल बेटा यहाँ से, शौक से जाइए। इसके बाद वो कुसुम अपनी बेटी के लिए और भी बेहतरीन अमीर घर के रिश्ते देखती है, लेकिन उन सब का मुंह दहेज के लिए ही खुलता है। 3 महीने बीत जाते हैं। कुसुम उसके लिए अच्छे रिश्ते देखती है। वहीं शिवम छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जमा करने की कोशिश करता है, और रितिका भी एनजीओ में गरीब लोगों की सहायता करते हैं। उन पैसों को वो धीरे धीरे जोड़ने लगते हैं। पैसे जोड़ने के चक्कर में एक एक रोटी खाने लगते हैं। हर चीज में बचत करते हैं। मोमबत्ती जलाकर रहते हैं, चूल्हे पर खाना पकाते हैं, रोटी से ज्यादा अधिकतम चावल पकाया करते हैं। माँ, मेरी शादी के लिए आप सब कितना खाने पीने में परहेज कर रहे हैं, कम खाकर बचत कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप पेट भर खाना भी नहीं खा पाते। और मेरा छोटा भाई बच्चों को पढ़ाकर कितनी मेहनत करता है। दीदी, आपकी शादी अच्छे से हो जाएगी तो माँ का मन हल्का हो जाएगा। रही बात मेरी
बस मैं आपसे छोटा हूँ, अगर बड़ा होता तो बहुत कुछ करने की कोशिश करता। हाय, मेरे दोनों बच्चे कितने समझदार हैं, जो मेरे मन को भी समझते हैं और इस स्थिति को भी। रितिका बेटी, तू देखना, एक दिन तेरा बहुत अच्छे अमीर घर में रिश्ता होगा। एक शाम आशुतोष का रिश्ता रितिका के लिए आता है और वो कहता है, रितिका जी पसंद है वैसे मुझे। क्या आप मुझसे बिना दहेज की शादी करेंगे? क्या? मैं अकेला अनाथ हूँ, मैंने अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल किया है, दहेज तो लूंगा ही। क्या आप भी बाकियों के जैसे ही निकले? सोचा था अकेले हो तो रिश्तों की इज्जत होगी, पर नहीं, आप भी दहेज के लालची हैं। आप ऐसा सोच सकती हैं। ये कहते ही आशुतोष वहां से चला जाता है। वक्त बीतता है, सभी अपने काम पर ध्यान देते हैं। वहीं एक अमीर लड़का ऋषभ रितिका के एनजीओ में पैसे डोनेट करने आता है। जब रितिका बच्चों की मदद करती है, ऋषभ उसे देखता ही रह जाता है, या ये कहो तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अब वो अक्सर रितिका पर नजर रखता है, उसकी हर चीज महसूस करता है और हिम्मत करके एक दिन बात भी कर लेता है तो कहता है, लगता है आप बच्चों से बहुत प्यार करती हो और सबकी हेल्प भी करती हो। आप सच में बहुत अच्छी हो। बट आपको कैसे पता? क्योंकि मैं काफी समय से यहाँ आ जा रहा हूँ और अक्सर मैंने आपको देखा है, इसलिए। जी शुक्रिया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषभ है और आपका नाम रितिका, राइट? जी बिल्कुल। तभी एक बच्चे की चोट लग जाती है। दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उन दोनों की बातचीत, नजदीकियां और बढ़ती हैं। 3 महीने गुजर जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर कुसुम अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढते ढूंढते हताश होकर कहती है, मैंने अपने बच्चे के लिए कितना कुछ सोच रखा है। जो मैंने अपने जीवन में जिया है वो मैं अपनी बेटी को नहीं जीने दूंगी। मैं उसका रिश्ता अमीर घर में करूंगी। किसी का दीन ईमान है ही नहीं कि बिना दहेज की लड़कियों को अपनाए। आजकल का समाज कैसा हो गया है। माँ, आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर में एक लड़का है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और वो मेरे एनजीओ का है। सच बेटा? कहाँ मिला वो तुझे? रितिका कुसुम को ऋषभ के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद उन दोनों की माँ आमने सामने बैठकर शादी की बात करती हैं। तो ऋषभ की माँ उषा कहती है, देखिए, हमारे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस खातिर मुझे आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए, और हम अमीर हैं, हमें जरूरत भी नहीं है। लेकिन मेरे इकलौते बेटे की शादी में धूमधाम से चाहती हूँ, तो बस उसका खर्चा अच्छे से करिएगा, क्योंकि हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ, बाकी आप अपना जोड़ लेना। जी मैं बिल्कुल आपकी बात समझती हूँ, आप चिंता मत करिए। शादी बहुत धूमधाम से होगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कुसुम की बेटी की शादी में कोई कसर न रहे, इसलिए वो और ब्लाउज सूट सिलने लगती है। वहीं शिवम बच्चों को ज्यादा घंटे पढ़ाता है और रितिका घर में रहती है। अगले दिन रितिका की हल्दी का फंक्शन बहुत धूमधाम से होता है, जहां नाच गाने हो रहे थे। सभी ने पीले रंग के कपड़े पहने थे। फिर अगले दिन मेहंदी का फंक्शन होता है, जहां उसकी सास शगुन की मेहंदी देती है और सबने हरे रंग के कपड़े पहने थे। रितिका का भाई उसके लिए ढोल बजा रहा था। दीदी, आप खुश तो हो ना? कैसा लगा आपको ये फंक्शन? बहुत खुश हूँ वीरे। आखिर मैंने जो चाहा था वही मेरी बेटी को मिल रहा है। बहू देखना, बहुत अच्छे से ये मेहंदी रचेगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मेहंदी है, कोई टिच्ची मुच्ची नहीं। पर आपने जिस तरीके के साथ सजावट कराई है वो बहुत अच्छी है, कोई कह ही नहीं सकता कि आप गरीब हैं। जी शुक्रिया, ये डेकोरेशन मेरे बेटे ने कराई है। अरे मैं तो भूल गई, ये शादी का जोड़ा और कीमती गहने हैं। इसे पहनकर मेरी बहू बिल्कुल शहजादी जोधा बेगम लगेगी। ये देखकर उषा चली जाती है। महंगा शादी का जोड़ा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अगले दिन अच्छे स्टाइलिस्ट मेकअप आर्टिस्ट से रितिका तैयार होती है और कुसुम अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल में करवाती है, जहां दूल्हा दुल्हन का पहले फोटोशूट होता है और पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी शादी होती है। जिसके बाद सब लोग वहां का बेहतरीन खाना खाते हैं और विदाई के समय जब रितिका कार में बैठती है तो रोते हुए कहती है, माँ, थैंक यू सो मच मेरी इतनी अच्छी शादी कराने के लिए। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी इतनी बढ़िया तरीके से शादी होगी। मेरी प्यारी सी बच्ची, ये तो तेरे भाग्य में था। अब तू खुशी खुशी अपना नया परिवार बसा।
इस तरह एक गरीब घर की बेटी अमीर घर में रिश्ता करके बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करती है। सास बहू बनी बेस्ट फ्रेंड। आज गोदावरी देवी का मन खुशी से गदगद था। आखिरकार आज गोदावरी देवी सास जो बनी थी, घर का कोना कोना हंसी ठिठोली से जी उठा था। औरतों के झुंड में बैठी सास एक के बाद एक नई बहू की रस्में निभा रही थी। नरगिस बहू, आज से ससुराल की बागडोर तेरे हाथों में है। अब इस घर आंगन को तुझे ही संभालना है। अब अपनी सास को जिम्मेदारी से छुट्टी दे। सास बड़े ही खुश मन से अपनी नई बहू से मन की बातें खोल कर कह ही रही थी कि तभी रज्जो बीच में बोलती है। अरे इतनी भी क्या हड़बड़ी है, जो आते ही उस पर घर बार और तिजोरी की जिम्मेदारी का बोझ लाद रही है। तू जरा मेरे साथ आ। रज्जो गोदावरी की कलाई खींचते हुए उसे कोने में लाकर फुसफुसाती है। अरे सास बनने की खुशी में पगला गई है क्या? पहले कुछ दिन अपनी बहू को समझ बूझ कर तो देख। अरे ये सतयुग नहीं जो सीता गौरी जैसी बहू आएगी। घोर कलयुग का जुग जमाना है। आज की बहू चट टेढ़ी खीर है। पता नहीं पर तेरी बहू जाने क्यों पर तीखी मिर्चाई लग रही है। तू इसे ढील मत छोड़ना, वरना आसमान नापती फिरेगी नाश पीटी। अच्छा चलती हूँ। गोदावरी अपनी सखी रज्जो की राजनीति में आ जाती है और उस रात खुद से बोलती है। रज्जो की बात ने तो मेरी सोचाहट ही बदल दी। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि अपनी बहू के साथ बेस्ट फ्रेंड बनकर रहूंगी, मगर अब उसे परखना ही पड़ेगा। अगली सुबह नरगिस सुबह उठकर सारा काम धाम खत्म करके सभी के लिए खाना बनाकर मेज पर परोसती है। अरे वाह नरगिस बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने, मन खुश कर दिया। सच नरगिस, स्वाद से लेकर मिर्च मसालों के मामले में तो एकदम माँ के जैसा नपातुला हाथ पाया है तुमने। अब स्वाद का ज्यादा शेख ही ना बघारो तुम दोनों बाप बेटे, वरना बहू रानी का हाथ बहकते देरी ना लगेगी। अपनी सास की खटास देखकर बहू का मुस्कुराता चेहरा मुरझा जाता है। ऐसे ही हर दिन सास बहू के साथ हर छोटी बड़ी बात को लेकर खटपट किया करती थी। नरगिस बहू, ये कैसे बेढंग बर्तन मांजे है तूने? खाने में तो 10 जनों की खुराक भी अकेले खा जाती है, मगर एक बर्तन का जूठन नहीं जाता। माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने तो बर्तन हाथ गड़ाकर मांजा खंगाला था। पता नहीं कैसे छूट गया जूठन, मैं दोबारा धो दूंगी। फिर उसी रात। नरगिस बहू, कहाँ है तू? जरा यहाँ तो आ। जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे तेरी आंखें है कि बटन? उलुल जुलुल तरीके से सफाई करती है, ऊपरी झाड़ पोछ करती है, कोने कोने का कचरा निकालने कबाड़ी वाला उठाने तो आएगा नहीं। हद होती है काम चोरी की। सास बिना रुके बहू पर कुड़कुड़ा रही थी कि तभी उसे जोरों की खांसी उठती है। माँ जी, आप ज्यादा मत बोलिए, आपकी सेहत बिगड़ रही है, चलिए मेरे साथ। बहू सास को बिछौने पर लाकर लिटा देती है और झट से डॉक्टर को घर बुलाती है। डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ ठीक तो है ना? देखिए, इन्हें कोई बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है, आप इन्हें खुश रखिए। बहू अपनी सास की सेवा बाड़ी में लग जाती है। वो आठों पहर उसके खाने पीने का खास ख्याल रखती है। अब सास को भी बहू का साथ भाने लगता है। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म सूप पी लीजिए। अरे बहू, अब तो मेरी तबीयत हरी भरी हो गई है। अब तो ये कड़वे सूप का स्वाद मत चखा। इतना सारा मुझसे अकेले नहीं पिया जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों सास बहू आधा आधा सूप मिल बांट कर पी लेंगे। दोनों सास बहू सहेलियों की तरह हंसी ठिठोली करती हुई सूप खत्म करती है। बहू की सेवा बाड़ी से गोदावरी की तबीयत टनाटन हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक सुबह। इतनी देर हो गई, अब तक बहू कमरे से बाहर नहीं आई। शायद मैंने उस पर कामों का बोझ ज्यादा ही दे दिया है। भोर की उठी सारा दिन एक पांव पर देर रात तक नाचती रहती है और आधी अधूरी नींद लेकर जाग जाती है। चल गोदावरी, आज किचन में करछी चमचा चलाने की बारी तेरी है। सास फुर्ती का फेंटा बांधे किचन में खाना बनाने लगती है। तभी खिटपिट की आवाज से बहू की आंख खुल जाती है और वो झुंझलाकर उठ जाती है। तभी उसकी नजर घड़ी पर घूमती है। मैं इतनी देर तक सोती रह गई। चल नरगिस। बहू हड़बड़ाती हुई नहा धोकर नीचे आती है, जहां सास पति और बेटे को खाना परोस चुकी थी। आजा बहू, तू भी बैठ जा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए,
पता नहीं आज कैसे मेरी आंख नहीं खुली और मेरे रहते आपको खाना बनाना पड़ा। बहू को एक साथ में बोलता देखकर सास हंसती हुई कहती है, बस बहू थम जा, तू भी इंसान है, रजनीकांत का बनाया रोबोट थोड़ी जो सारा काम तेरे जिम्मे ही है। अगर एक दिन तेरी सास ने खाना पका दिया तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट पड़ा। सास की मेल मिलाप भरी बातें सुनकर बहू की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगते हैं। बस बहू, अब अगर आंसुओं का स्वाद चख लिया हो तो सास के हाथों बने खाने का स्वाद भी चख ले। भरवा भिंडी बनाई है, तुझे बहुत भाती है ना? मगर माँ जी, आपको मेरे पसंद के बारे में कैसे पता? क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है बहू, इसीलिए तेरे साथ रहकर इतना तो पता चल ही गया है। अब खाकर बता कैसा बना है। बहुत अच्छी भरवा भिंडी बनाई है माँ जी आपने। ये मेरी खुशनसीबी है जो मुझे सहेली जैसी सास मिली। आज मेरे मन के अंदर का सारा खौफ खत्म हो गया। भाई वाह, सास बहू को दो धारी तलवार बनता तो देखा था, मगर आज जो है बेस्ट फ्रेंड बनते पहली बार देखा है। बस करो तुम दोनों बाप बेटे, हम सहेली सास बहू को नजर ना लगाओ। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और दोनों सास बहू सहेली की तरह हर दिन बिना किसी खटपट के खुशी से बिताती रहती थी। वो हर काम मिल बांट कर करती थी, मगर कुछ ही दिनों बाद दोनों सास बहू एक साथ बीमार हो जाती हैं। माँ क्या बात है, आप सास बहू में तकरार हुई है क्या? जो किचन कदम सुना पड़ा है, लगता है आज हम बेचारे बाप बेटे को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अरे नहीं बेटा, बहू का तन बदन बुखार के मारे भट्टी के जैसे धधक रहा है और मेरी भी तबीयत ढीली है। अब ऐसे में बहू पर कामों का बोझा थोपना भली बात नहीं। आज बाहर से खाना मंगा लो। वो क्यों भला भाग्यवान, हमारे रहते बाहर से खाना, आज खाना सास बहू के पति पकाएंगे। मगर अगर मगर कुछ नहीं माँ, जब सास बहू का तकरार भरा रिश्ता बिना नोक झोंक या खटपट किए खुशी से बेस्ट फ्रेंड बनकर रह सकते हैं, तो हम एक दिन के लिए जोरू का गुलाम बनकर क्यों नहीं रह सकते? ये सुनकर सास का सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है, जिसके बाद दोनों के पति खुशी से रसोई में खाना पकाते हैं और सास बहू सोफे पर बैठकर उन्हें फरमाइश पेश करती हैं। पिताजी, इन बेस्ट फ्रेंड सास बहू के चक्कर में हम बाप बेटे थे, आज बावर्ची बन गए हैं। मगर बेटा, अगर साल के 12 महीने ये सास बहू हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रख सकती है, तो एक दिन के लिए हम बावर्ची बन के घर में खाना नहीं बना सकते हैं क्या? देख रही है माँ जी, हम सास बहू बेस्ट फ्रेंड क्या बनी, ससुर जी और रंजीत हमें देख रसोई में खड़े हैं। सो तो है बहू, काश कि हर घर की सास बहू सहेलियां बनकर रहती, तो सास बहू के बिगड़ते बदलते रिश्तों का सिलसिला खत्म हो जाता। ऐसे ही आगे भी गोदावरी और नरगिस बेस्ट फ्रेंड सास बहू बनी रहती हैं और उन्हें देखकर कई सास बहू के बिखरे रिश्ते भी सिमटने लगते हैं। ठंड में छोटे कपड़े पहनने वाली ननद। दिसंबर का महीना चल रहा था। लीलावती और उसकी बहू शिवांगी ने गर्म कपड़े पहने हुए थे। वह सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी वहां नताशा छोटे और हॉट कपड़े पहनकर उनके सामने आती है। उसे देखते ही शिवांगी के मुंह से चाय बाहर निकल आती है और वह कहती है, अरे नताशा, ये तुमने क्या पहना है? जरा माहौल तो देखो, कितना ठंडा है। इतनी सर्दी में तुम ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाती हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? ओ गॉड भाभी, तुम ऐसी बातें कर सकती हो? तुम तो मेरी ही उम्र की हो। मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर की हॉटनेस बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे देखकर भी तुम हॉट नहीं हो पाती। तुम्हें भी ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। अरे नताशा, अगर इतने छोटे कपड़े पहनोगी तो सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगी और फिर तू कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा पाएगी। इसलिए जा और जाकर कुछ गर्म कपड़े पहन ले। अब आप लोगों को कौन बताए कि ऐसे ही कपड़े तो माहौल को गर्म बनाते हैं। वैसे मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। नताशा जैसे ही घर के बाहर निकलती है, घर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड विनय बाइक लेकर उसके पास आ जाता है। विनय उसे देखते ही खुशी से कहता है, ओए होए, कोई एसी चलाओ, बहुत गर्मी है यहाँ। ओहो, तुम भी ना, चलो अब पार्टी में चलते हैं। नताशा की फ्रेंड शिल्पा की शादी से पहले बैचलर पार्टी होती है। शिल्पा ठंड से कपकपा रही होती है और उसने गर्म गर्म कपड़े पहने होते हैं। जैसे ही वह नताशा को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। क्यों शिल्पा, उड़ा दिए ना मैंने तेरे होश? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज तो तू बिल्कुल कहर उठा रही है। देख, अगर तू इतने छोटे कपड़े पहनेगी तो बीमार पड़ सकती है, इसलिए समझदारी यही थी कि तू गर्म कपड़े पहन कर आती। ये ले, मेरा शॉल ओढ़ ले। इस सर्दी में क्या तुझे लगता है कि मैं तेरा ये शॉल
ओढ़ लूंगी? तू पागल है? आज तेरी शादी से पहले बैचलर पार्टी है। चलना यार, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा डांस करते हैं। ओहो, तू भी पूरी आफत है। चल चल कर थोड़ा डांस कर लेते हैं, शायद इसी बहाने मेरे शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। शिल्पा और नताशा दोनों डांस करने लगते हैं। क्लब के अंदर सभी लड़कियां और लड़के नताशा को घूर घूर कर देखने लगते हैं। अरे यार, ये सभी लोग तुझे क्यों घूर कर देख रहे हैं? ओहो, ये तो मेरी हॉटनेस का कमाल है। तू भी किन बातों पर ध्यान दे रही है? इन सब बातों को छोड़ और अपनी बैचलर पार्टी को एंजॉय कर। नताशा ऐसा कहकर शिल्पा के साथ पूरी रात एंजॉय करती है। आधी रात के समय जब नताशा अपने घर वापस लौट रही होती है तो रास्ते में उसे बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। नताशा कार अंदर से बाहर निकलती है और ठंडी हवाओं का मजा लेने लगती है। जब वह नशे की हालत में घर पहुंचती है तो लीलावती उसकी हालत देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। अब मुझे इसकी शादी करवा देनी चाहिए। क्या पता शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। लीलावती नताशा को उसके कमरे में ले जाती है और उसकी सैंडल उतारकर उसे बिस्तर पर लिटा देती है, जिसके बाद वो उसको एक रजाई भी उड़ा देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, लीलावती नताशा को कई सारे लड़कों की फोटो दिखाती है। देख नताशा, तुझे जो करना है वो तू कर लियो, लेकिन ये सब तुझे अपनी शादी के बाद ही करना होगा। मैंने तेरे लिए ये लड़के देखे हैं, इनमें से कोई लड़का तुझे पसंद है तो बता दे। अरे माँ, आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहती हो? मैं अभी शादी के बंधन में बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे नताशा, सही समय पर अगर तुम्हारे हाथ पीले हो जाएं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? माँ जी बिल्कुल सही कहती हैं। अब तुम्हारी उम्र हो गई है और तुम्हें शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। शिवांगी की बात सुनकर नताशा बिना नाश्ता किए ही टेबल से उठ जाती है, जिसके बाद कलावती अपने आप ही किसी एक लड़के की फोटो पसंद करती है और उससे नताशा का रिश्ता तय कर देती है। कुछ दिनों में वह दिन भी आ जाता है जिस दिन नताशा की शादी विनय से हो जाती है। देख बेटी, अब तू पराई हो गई है, इसलिए हमारी इज्जत का ख्याल रखते हुए अपने ससुराल वालों का अच्छे से ध्यान रखना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन ससुराल में तहजीब के कपड़े पहन लेना। ऐसे छोटे कपड़े, मिनी स्कर्ट या मिनी टॉप पहनकर बाहर घूमोगी तो तुम्हारे ससुराल में किसी को पसंद नहीं आएगा। सबकी बातें सुनने के बाद नताशा विनय के साथ उसके घर आ जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो वो नॉर्मल कपड़े पहनती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वह छोटे छोटे मिनी स्कर्ट, मिनी टॉप और बहुत सारे अजीब तरह के कपड़े पहनना शुरू कर देती है। एक दिन उसकी सास दुर्गेश्वरी उससे कहती है, हे भगवान बहू, ये तूने क्या पहना है? अरे तुझे किसी ने इस हालत में देख लिया तो तू जानती भी है कि तेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी ठंड में तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं। देखो माँ जी, ये कपड़े मेरी पसंद के हैं, मुझे पसंद है इसलिए मैंने पहने हैं। अरे बहू, जरा इस ड्रेस का गला देख, ऊपर से ये कट स्लीव भी है। ऐसे कपड़े पहनकर तू घर में नहीं घूम सकती, जा जाकर कोई सूट या साड़ी पहन ले। दुर्गेश्वरी के कई बार समझाने के बाद भी नताशा उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। ऐसे ही शादी के 1-2 दिन और बीत जाते हैं और एक दिन नताशा शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही होती है। अरे नताशा, तुम कहाँ जा रही हो, और वो भी इतना सज धज कर? आज मैं एक हैलोवीन पार्टी में जा रही हूँ। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? अरे तुम तो हमेशा बहुत खूबसूरत और सुंदर लगती हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जो कपड़े तुमने पहने हैं वो जरूरत से ज्यादा छोटे हैं? ओहो, हैलोवीन पार्टी में तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, क्या आपको नहीं पता? और फिर मैं हॉट लड़कियों की रानी हूँ, रानी। मुझे ऐसे जरूरत से ज्यादा छोटे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। ऊपर से मुझे ठंड भी नहीं लगती। अब तुम इसे वरदान समझ लो या फिर मेरी खुशकिस्मती। नताशा ऐसा कहकर हैलोवीन पार्टी के लिए निकल जाती है, जिसके बाद नताशा पार्टी में पहुंचकर खूब सारी आइसक्रीम और ठंडी ठंडी ड्रिंक्स पीती है और बहुत सारा डांस भी करती है। पार्टी खत्म होने के बाद नताशा आधी रात में वापस घर आने के लिए टैक्सी ढूंढ रही होती है। बहुत ही मुश्किलों के बाद उसे एक टैक्सी मिलती है। चलो भैया, मेरी हॉटनेस को कम करो और ड्राइविंग पर जरा ध्यान दो। ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है। जैसे ही नताशा घर के पास पहुंचने वाली होती है, गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। ओहो, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। ये लो भैया, आपके पैसे। मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नताशा ठंडी ठंडी हवाओं को चीरते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन इन ठंडी हवाओं से नताशा को भी ठंड का असर महसूस होने लगता है। तभी नहले पर दहला हो जाता है। अचानक से बिजली कड़कती है और जोरदार बारिश होने लगती है।
दिसंबर के महीने में ये ठंडी ठंडी बारिश और ठंडी ठंडी हवाएं बेचारी नताशा का बहुत बुरा हाल कर देती हैं। घर तक पहुंचते हुए वो बुरी तरह कपकपाने लगती है। देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। उसी दिन उसकी भाभी शिवांगी भी उससे मिलने उसके घर आई होती हैं। माँ जी, आप डॉक्टर को बुला लीजिए, मैं नताशा को कमरे में लेकर जाती हूँ और उसके ये गीले कपड़े बदल देती हूँ। शिवांगी अपनी नंद को उसके कमरे में लेकर जाती है और उसके कपड़े चेंज कर देती है, जिसके बाद वह जल्दी से हीटर ऑन करती है और उसको रजाई भी उड़ा देती है। कुछ ही देर में विनय डॉक्टर को ले आता है, जिसके बाद डॉक्टर नताशा का चेकअप करने के बाद सबसे कहते हैं, देखिए ठंडी ठंडी हवाएं और बारिश की वजह से इनको सर्दी लग गई है। मैंने दवाई दे दी है, कुछ दिन बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और अगले दिन सुबह तक इन्हें होश भी आ जाएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन जैसे ही नताशा को होश आ जाता है, उसकी भाभी शिवांगी उसके पास बैठी होती हैं और विनय उससे कहता है, तुम्हें अपनी जरा भी परवाह है? अगर थोड़ी और देर हो जाती तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होता। आप बिल्कुल सही कहते हो, पहली बार मुझे सर्दी का एहसास हुआ है। आज के बाद मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। नताशा उस दिन से फुल स्लीव और गर्म कपड़े पहनने लगती है, जिसके बाद वह समझ जाती है कि छोटे और बड़े कपड़े हमेशा सीजन के हिसाब से ही पहनने चाहिए।